नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे। और अगर आप भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, फिर वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे किसी भी स्टेट का सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि एक अधिकारी बनने से पहले बहुत ज़रूरी है आप अपनी सोच को अधिकारी जैसी रखें, और तभी आप अधिकारी बन पाएंगे। तो इसी वजह से सामने आपके जो स्थिति दिख रही है, ये है 29 जनवरी 2025 की मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में महाकुंभ था, अमृत स्नान शुरुआत में रात में 12:20 की ये तस्वीरें हैं। ऐसी स्थिति में जब आप एक अधिकारी बनेंगे तो आपको भी इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है पहले आप प्रश्न देखिए, फिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और आप अपनी राय को, आप लाइक भले मत करिए लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इससे कुछ आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला। ठीक, तो प्रश्न है कि भगदड़ होती क्या है, और भारत में भगदड़ के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, और उन भगदड़ को नियंत्रित कैसे करेंगे। ये 3 प्रश्न हैं। ये निश्चित मान के चलिए कि प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू के बीच में आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इस साल और अगले साल। तो इस बात को अपने दिमाग में ऐसा बिठा लिएगा कि जब कभी आप अधिकारी बनेंगे तो यही सिचुएशन आपके सामने होगी कि आप 50 होंगे और उधर 50 लाख होंगे। उस कंडीशन में आप कैसे भीड़ को नियंत्रित करते हैं, कैसे आप खुद पैनिक नहीं होते हैं। तो चलिए पहले मैं बता दूं कि क्या होता है भगदड़, फिर पूरी तरीके से मैं आपको 2 सिचुएशन भी दिखाऊंगा। देखिए, भगदड़ का मतलब होता है भीड़। पहली बात, भगदड़ 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो होती है भीड़, या आप पूरी क्राउड देख पा रहे हैं आपके सामने, ये क्राउड। जब एक भीड़ की बात होती है, ठीक, भीड़ जब किसी एक जगह पे इकट्ठा होती है तो उनकी जो व्यवस्थित आवाजाही है, ठीक, याद रखिएगा, जब कभी भीड़ इकट्ठा होगी तो उनकी क्या होगी, व्यवस्थित आवाजाही। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरफ से संगम नोज की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, व्यवस्थित आवाजाही है। अगर किसी भी तरह से या किसी भी कारण से इस आवाजाही में कोई व्यवधान हो जाए, यानी डिसरप्शन इन ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ द क्राउड, किसी भी क्राउड के ऑर्डरली मूवमेंट या फिर व्यवस्थित आवाजाही के बीच में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए और उससे लोग पैनिक कर जाएं, तो बस वही सिचुएशन कहलाती है भगदड़। जैसा 2 सिचुएशन है, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद की स्थिति देखिए। 10 मिनट पहले सब कुछ ऑर्डरली मूवमेंट हो रहा है। ऑर्डर का मतलब सुव्यवस्थित लोगों का आवाजाही जारी है, इधर से इधर की ओर लोग बढ़ रहे हैं। जैसे ही ये बैरिकेडिंग की ये रस्सी टूटेगी, ये बैरिकेड्स खुलेगा, ये वाला बैरिकेड खुलेगा। जैसे ही बैरिकेड खुलेगा, यहाँ से भीड़ इस तरीके से, उन्मादित भीड़ इस तरफ की ओर आ जाएगी। इस सिचुएशन को कहते हैं भगदड़। यानी जब कोई भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाए और लोगों में पैनिक होने लगे, लोग भागने लगे, और भागने की वजह से ही लोग गिरते हैं, और गिरने की वजह से लोगों की क्या हो जाती है, मौतें होती हैं। तो भगदड़ क्या है? भगदड़ सिंपली याद रखिए, किसी भी भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही में होने वाले व्यवधान को बोलते हैं भगदड़। जैसे ही वो होगा तुरंत वहां पे क्या हो जाएगा, स्टैम्पेड होगा। स्टैम्पेड में लोग भागते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरते हैं। अब यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। भगदड़ क्या है ये आपने देख लिया। ये ऐसा एक चीज नहीं है, भगदड़ के अलग अलग कारण हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि एक बैरिकेड के खुलने से कितना नुकसान हुआ, ठीक। और दूसरे कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने ये है, ये मुंबई का है, मैं बता दूं। सिर्फ किसी एक आदमी ने अफवाह उड़ा दिया कि ये ओवर ब्रिज गिरने वाला है, ये ये जो ओवर द ब्रिज है ये गिर जाएगा। सिर्फ उस एक अफवाह की वजह से लोग ब्रिज से कूदे, ट्रेन से कटे, गिर गए। फिर उसके बाद सारी भीड़ ब्रिज पे आ गई, ब्रिज टूट के गिर गया। तो ये जो पैनिक होता है ना, इसी को बोलते हैं भगदड़। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप ऐसी भीड़ को सामना करते हैं, जब भीड़ ऑलरेडी डरी हुई है, वो एक तरफ भागेगी, तब आपका क्या व्यवहार रहेगा, ये मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रश्न। अब मैं आपको 1 बाय 1 प्रश्न बता रहा हूँ, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। देखिए, आपके सामने जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में भगदड़ के क्या क्या कारण हैं और आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये है जीएस पेपर 3 मेंस का एक टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का ये पार्ट है। देखिए, किसी भी व्यवस्थित आवाजाही में जैसे ही क्या होगा, व्यवधान होगा, तो उससे कह देंगे भगदड़, उससे मौतें होती हैं, चोट लगती हैं। अब कई सारे कारण होते हैं भगदड़ के, ये मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब आएगा तो आपको भगदड़ क्या होती है वो लिखना है। फिर आपको लिखना है कि भगदड़ के जो मेन कारण हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, उनमें क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है भगदड़ का? भगदड़ का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है स्ट्रक्चरल फेलियर। स्ट्रक्चरल फेलियर का मतलब आप समझे, कोई भी व्यवस्था जैसे लोगों की आवाजाही के लिए बनाई गई है,
तो जैसे बैरिकेडिंग ही आपने अभी ऊपर वीडियो में देखा, ऊपर की फोटो में देखा कि बैरिकेडिंग क्या थी, अस्थायी एक बैरिकेड्स था, ठीक, बैरिकेडिंग था। तो वो बैरिकेड जैसे ही टूटेगा, देखिए पुअर बैरिकेडिंग, बैरिकेडिंग थोड़ा भी पुअर होगी तो वो बैरिकेडिंग टूटेगी, लोग उस तरफ भागेंगे और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे। एक रीजन, यानी स्ट्रक्चरल फेलियर एक बहुत बड़ा रीजन होता है कहाँ पे, भगदड़ होने का। इसके पहले भी पिछले कई सालों में देखा गया है, जैसे पिछले जो कुंभ था, पिछले कुंभ में भी यही हुआ था, हल्का सा पैनिक हुआ, लोग भागे और ओवरब्रिज पे, रेलवे के ओवरब्रिज पे ज़्यादा भीड़ हो गई और ब्रिज गिर गया। यानी जब कभी भी आपकी बैरिकेडिंग पुअर होगी, टेम्परेरी स्ट्रक्चर वीक होगा। और एक एग्जांपल बताता हूँ, पांटून पुल की एक क्षमता होती है, उस पांटून पुल पे अगर थोड़े से भी ज़्यादा लोग चढ़ेंगे तो वो रस्सियाँ टूट जाएंगी, पांटून पुल ऐसे खुल जाएगा। जब वो स्थिति आएगी तो यानी याद रखिएगा, जितने भी आपके टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं वो वीक होते हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर कभी स्ट्रांग होते ही नहीं कि आप पांटून पुल बहुत हैवी बना ले। 80 टन हाईएस्ट लोड होता है पांटून पुल पे टूटने का, जो अल्टीमेट लोड है, उससे ऊपर सहन नहीं कर सकता। अब अगर जहां पे 2000 को चलना है वहां 20,000 चलेंगे तो निश्चित तौर पे वो टूटेगा। यानी याद रखिए, फेलियर, स्ट्रक्चरल फेलियर, ये आप जरूर लिखिएगा। सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है, स्ट्रक्चरल फेलियर, यानी संरचनात्मक विफलताएं, जिनमें सबसे पहला है वीक स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, बैरिकेड्स आपने सही से नहीं लगाए, बैरिकेड पुअर आपने लगाए। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, और आप देखिएगा ये सबसे जरूरी क्या है, नैरो एंट्री एग्जिट। याद रखिएगा, एंट्री और एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 29 जनवरी को जब यहाँ पे भगदड़ होने के चांस बने तो आप देख पा रहे हैं यही एंट्री है, यही एग्जिट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्राउड का जो लोड होगा ना, वो इस लोकेशन पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से पूरी भीड़ आ रही है नहा के और यहीं से वापस जाना चाह रही है। यानी जब किसी जगह पे एंट्री और एग्जिट साथ में रखेंगे तो निश्चित तौर पे वहां पे क्या होगा, वहां पे भगदड़ होगी। तो आप कल को अधिकारी बने तो सबसे पहले संरचनात्मक विफलताएं हर एक एंगल पे सोचिए। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल फेलियर, यानी बैरिकेड इतने ताबड़तोड़ बनाइए, चले आपको वेल्डिंग करना पड़े चाहे जो करना पड़े, ठीक, तो बैरिकेड्स आपके अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज जो ऊपर मैंने बताई, क्या बैरिकेड्स के अलावा क्या है, जो पांटून, जैसे अब ये भगदड़ हुआ संगम में तो एक जगह ऐसी भी स्थिति बनी कि पांटून पुल खुल गया, तो पांटून पुल की अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, ये लगभग 30 पांटून पुल बने थे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि भैया पांटून ब्रिज पे चढ़ने इधर से इधर नहीं दिया जा रहा है। जिस दिन ये घटना हुई यहाँ पे इस रीजन में 9 करोड़ लोग थे। 9 करोड़ का मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब अगर इधर जो 3.5 से 4 करोड़ लोग थे, अगर ये ब्रिज खोल दिया जाता पांटून का, तो ये 3.5 करोड़ में से 50 लाख लोग इधर आते और इस तरफ के लोग भाग के इधर आते। नुकसान क्या होता, नहीं कम से कम तो 1 लाख लोग की जान सिर्फ इसी ब्रिज पे खुलने की वजह से जाती। तो जो लोग ये मतलब मुंह से कुछ भी बोल देना होता है, एक सही अधिकारी के तौर पे डिसीजन लेना यही होता है कि इस ब्रिज को बंद ही करना था, ठीक। अगला आ जाइए, आप अपने सोचने के तरीके को आपको बदलना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका एंट्री और एग्जिट एक नहीं होना चाहिए। अगर आप एंट्री दे रहे हैं, जैसे पहली घटना हो गई तो फिर क्या हुआ, ये पूरी एंट्री इधर हो गई और नहाने के बाद लोग एग्जिट दूसरे रास्ते से भेजना शुरू कर दिया। तो याद रखिए, भगदड़ से बचने के लिए मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 79% भगदड़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी में, जहां कभी रिलीजियस गैदरिंग होगी वहां पे होगा, ठीक। तो पहली चीज क्या है, संरचनात्मक विफलता। दूसरी आ जाइए, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, खराब भीड़ नियंत्रण, यानी बैड क्राउड, पुअर क्राउड मैनेजमेंट। पुअर क्राउड मैनेजमेंट, या क्राउड को कब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने सोचा है 50 आ गए 100, याद रखिएगा सबसे पहली गलती कि आपने सोचा क्या है, भीड़ का आकार क्या है, सबसे जरूरी है। आपने भीड़ के आकार को अगर कम नापा, भीड़ ज्यादा हो गई तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित तौर पे ये गलती है। प्रयागराज में जो घटना हुई उनमें सबसे पहले देखिए खराब बैरिकेटिंग आप देख पा रहे हैं, एक ये वजह थी। दूसरा, ये संकीर्ण प्रवेश और निकास का खतरा है। भीड़ ज्यादा होगी तो आप उसको कहीं भी पतली गली देंगे, वहां नुकसान पक्का होगा। तो ये दो एक प्रॉब्लम थी उस दिन। अगली, और इसमें मैं फिर से बताऊं, ये जो चीजें हैं ना, हमेशा क्या होती हैं, हम चीजों को देख के उससे समझते हैं। अगला, खराब भीड़ नियंत्रण का मतलब क्या है, आपने कम एक्सपेक्ट किया, लोग ज्यादा आ गए। यहां पे ऐसी स्थिति नहीं थी, पुलिस तैयार थी, 1.5 लाख पुलिस थी, सब कुछ थे। देखिए, और मैंने आपको बताया ना, देखिए भगदड़ में 3 चीजें होती हैं। पहले तो भगदड़ को बचाने के लिए आप कितनी तैयारी कर रहे हैं,
दूसरी चीज, जब भगदड़ भाई आप नहीं बचा पाए, भगदड़ हो ही गई, तो सबसे जरूरी है भगदड़ होने के बाद कितनी तेज से आपका रिएक्शन आता है। क्विक रिएक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि उस भगदड़ से ज्यादा लोगों की जाने ना जाए। तो इस मामले में आप कितना भी क्रिटिसाइज करिए गवर्नमेंट को, 20 से 30 मिनट में गवर्नमेंट ने भगदड़ होने के बाद चीज़ों को, सिचुएशन को इतनी तेजी से कंट्रोल किया। वरना विश्वास करिए, ये जो आप अभी 100-150 आप देख रहे हैं, ये 100-150 ना जाते। ये गंभीर रूप से घायल और जो मरे हैं सब मिला के 100-150 लोग हैं। आप ऐसी स्थिति ना देखते, यहाँ कम से कम 1 लाख लोग मर जाते अगर क्विक रिएक्शन ना होता तो। यानी प्रशासन का क्विक होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्या है? खराब भीड़ नियंत्रण आप देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या है? अनियंत्रित, देखिए फिर सुन लीजिए, अनियंत्रित पहुंच के कारण और अनियंत्रित निकास के कारण। अच्छा, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भीड़ आपके पास आ रही है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो एक उसका तरीका होता है, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, स्नेक मोशन। स्नेक मोशन का मतलब आपने देखा होगा, जब आप कुंभ या किसी बड़े गैदरिंग में जाएंगे तो बैरिकेड्स लगा देंगे। बैरिकेड्स का मतलब आपको स्नेक वाइज चला देंगे, ऐसे 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 ऐसे। जाना आपको यहाँ से यहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के पहले आपको स्नेक रूट से आपको चलाएंगे ताकि सारी भीड़ इकट्ठा यहाँ ना पहुँच जाए। आधी भीड़ जब तक इस स्नेक रूट से, इस भूल भुलैया से निकलेगी, तब तक आधे लोग नहा के वहाँ से हट जाएंगे। ठीक, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको अभी मैं आपको इसके क्योर जब बता रहा हूँ, तो अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जब क्योर बता रहा हूँ तो ये एक क्योर आपको याद रखना चाहिए। इसीलिए ये सब बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी जबरदस्ती किसी को, जनता को परेशान करने के लिए बनाया गया, नहीं, वो जनता की सहूलियत के लिए बनाया गया है। अगला आ जाइए, घबराहट और अफवाहें। सबसे बड़ा, याद रखिए, भगदड़ में मौत की सबसे बड़ी कारण गवर्नमेंट नहीं है, सबसे बड़ी कारण है घबराहट और अफवाह। इनसे लोगों को बहुत बचना चाहिए, क्योंकि सारी गलतियां, जो सबसे मेन गड़बड़ी होती है वो ये होती है। अफवाह, सबसे पहले क्या होगा? र्यूमर होगा, और र्यूमर की वजह से आपको तुरंत पैनिक हो जाएंगे आप, याद रखिएगा। जैसे कोई फाल्स अलार्म हो गया, अरे वहां पे लोग गिर गए, जैसे क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। यही वाले महाकुंभ में कुछ लोग उल्टे तरफ से चले आए। यहाँ पे क्या हुआ? अपर्याप्त निकास और अनियंत्रित, मतलब नहाए और 8-10 लोग, एक इसका ये भी एंगल है कि 8-10 लोग उधर से आए, उससे लड़े, गिरे, सारी भीड़ गिर गई। कुछ लोग वहां पे सो रहे थे। ये इस भीड़ के नियंत्रित करने में एक कमी रही, जो भीड़ वहां सो रही थी वो उनको नहीं सोना चाहिए था। ये जनता की भी कमी है, ऐसा नहीं कि प्रशासन की कमी है, जनता की भी इसमें बहुत बड़ी कमी है कि जिस समय वहां पे 9 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड थे, इतनी भीड़ बढ़ रही थी, लोगों को वहां जमीन पे नहीं सोना चाहिए था। ठीक, अगला देख लीजिए, आग और बिजली के मुद्दे। नेक्स्ट देखिए, आग और बिजली के मुद्दे कैसे हो सकते हैं? कहीं सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एकाएक किसी भी छोटी चीज की वजह से कहीं पे भी गड़बड़ी होगी। खासतौर से सिलेंडर में आग लगते हैं, शॉर्ट सर्किट से और सिलेंडर, 2 बड़ी चीज़ें होती हैं। और खराब रोशनी से, तो जहाँ कहीं पे भी आयोजन है वहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट की समस्या होती है, बिल्कुल होती है। अभी यही महाकुंभ में ही 3 बार हो चुकी है आग लगने की। अब उस समय याद रखिए, घबराहट की स्थिति पैदा हो जाती, पूरा का पूरा पंडाल जल जाता है तो एक सेक्टर का। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? खराब भीड़ नियंत्रण। फिर क्या है? पैनिक हो जाना, र्यूमर्स। तीसरा क्या है? आग और बिजली के मुद्दे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन की कमी। 2 अलग अलग टीमों में, यानी फायर एक्सटिंग्विशर वाली एजेंसी है, आर्मी है, पैरामिलिट्री है और पुलिस है, आपस में एजेंसियों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है कारण किसके? घटना के होने के या भगदड़ के होने के। अब हम लोग बात करेंगे कि चलिए भगदड़ की रोकथाम के लिए क्या निर्देश हैं, और जब आप बने तो आप इसी तरीके से भगदड़ की रोकथाम करने की कोशिश करेंगे किसी भी भीड़ को मैनेज करते समय। फिर वो चाहे आपके घर में 100 लोगों की भीड़ हो, चाहे आपके मोहल्ले में 5 लाख की भीड़ हो, या प्रयागराज में महाकुंभ में हो सकता है आपकी ड्यूटी लग जाए। तो आपको एज ए IPS, एज ए PPS आपको यही करना चाहिए। तो देख लीजिए, भीड़ का आकलन और प्रबंधन। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? भीड़ का आकलन और प्रबंधन। और जब आप अपना उत्तर लिख रहे होंगे ना, तो इन सारी चीज़ों की बात फिर मैं आपको एक नीचे चार्ट भी दिखाऊंगा। हर चीज़ का आकलन करना ज़रूरी है ना। भीड़ का आकलन और प्रबंधन, अधिकारियों को भीड़ के एग्जैक्ट आकार का परिकलन करना चाहिए। मतलब आप कम से कम एस्टिमेट तो बनाइए कि आज की डेट में कितने लोग आएंगे।
और उस हिसाब से प्रवेश बिंदुओं को नियंत्रित करिए। याद रखिए, इधर देखिए, आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट यहाँ से यहाँ रोक रही है, वहाँ वालों को वहाँ भेज रही है, इधर वालों को इधर नहीं आने दे रही है, यहाँ से उतार दे रही है, यहाँ नहाने पे मजबूर कर रही है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं और जितने एग्जिट पॉइंट हैं, अगर उन पे आपने कंट्रोल नहीं किया तो भीड़ पूरी तरीके से इस पे लोड दे देगी मेन जगह पे, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहली स्थिति क्या है? भीड़ का आकलन और प्रबंधन, यानी क्राउड का एस्टिमेट करना और क्राउड को सही तरीके से मैनेज करना। कहाँ पे लोगों को जिग-जैग चलाना है, भाई मैंने आपको बताया ना, आपको स्नेक वाला कब चलाना है, कब कैसी मूवमेंट करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी मेजरमेंट, देखिए हमेशा याद रखिए, आपके बैरिकेड्स हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। ये इतिहास गवाह है, बैरिकेड्स आपने कमज़ोर बनाए यानी भीड़ गिरी बैरिकेड तोड़ के। एक आदमी बैरिकेड टूटने पे गिरेगा तो उसके पीछे 10 लोग गिरेंगे, वो 10 लोग गिरेंगे तो पिछले 10 लोग पैनिक होंगे, वो फिर गिरेंगे। और यही घटना का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी था। ठीक ठीक, अगला आ जाइए, नेक्स्ट सिक्योरिटी और सर्विलांस। आपको जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होता है, देखिए पहले क्या था, लोगों का चुनाव होता था कि भैया कितने लोग आए 1 घंटे में, उस हिसाब से करते थे। अब आपके पास AI बेस्ड कैमरे हैं, मतलब 1 मीटर रेंज में, AI बेस्ड कैमरे क्या कहते हैं, 1 मीटर या 10 मीटर रेंज में 1 मिनट में कितने आदमी गुजरे। याद रखिए, जैसे AI बेस्ड कैमरे हैं, फेस नापेंगे, सीधे मुंडी काउंट करेंगे कि 10 मीटर रेंज में 1 मिनट में कितने आदमी मूव किए, यानी अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 घंटे से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दिन से, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना दिन चला। इस तरीके से भीड़ का आकलन करना चाहिए आज के समय में, और बिल्कुल यही हिसाब से इस समय जो क्राउड का जो एस्टिमेशन है वो किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बेहतर है। इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ये डेटा दे पाती है कि आज 2.5 करोड़ लोग नहाए, आज 3 करोड़ लोग नहाए, या आज इतनी भीड़ यहाँ पे आई, या वैष्णो माता पे 60,000 लोगों ने एक दिन में दर्शन किया। अगला आ जाइए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अब देखिए, समझिए, घटना हो गई, ध्यान से देखिए, घटना हो गई, बहुत आपने बचाया, फिर भी आप घटना को नहीं रोक पाए, घटना हो ही गई। ऐसी स्थिति में जब घटना हो ही जा रही है तो सबसे ज़रूरी उसके बाद क्या है? QRT, क्विक रिएक्शन टीम। याद रखिए, घटना होने के बाद हमेशा एक एस्केप प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। पहले के भी राजा महाराजा करते थे, अपने बचने का एक रास्ता जरूर निकाल के रखे, अपने नहीं, वो जो इमरजेंसी गाड़ियां जाएंगी, जैसे ये तो भीड़ के लिए है ना, पूरा एम्बुलेंस के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के जाने के लिए आपको एक रास्ता हमेशा बचा के रखिए, ताकि जहां से आप खुद मूव कर पाएं, तभी तो आप लोगों की रक्षा कर पाएंगे ना। कई लोग कहेंगे VIP मूवमेंट प्रशासन को ही चल, तो भैया प्रशासन ही तो चलेगा, प्रशासन को ही तो आपको 24 घंटे रक्षा करनी है, तो वही चलेगा। ये आप हर चीज़ को नहीं रोक सकते। देखिए, जब आप एक अधिकारी बनेंगे ना, तो आप उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि भीड़, अब ऐसा नहीं है कि 1000 लोग कोई बात कह रहे हो और वो बात सही हो, नहीं, भीड़ चाहे 1 लाख हो, जरूरी नहीं कि वो सही ही बात कर रही हो, जो सही हो आपको वो काम करना है, याद रखिएगा, एक अधिकारी के तौर पे। और जब कभी भी आप कोई भी क्राउड को मैनेज कर रहे हो तो हमेशा एक स्केप प्लान, हमेशा स्केप प्लान का मतलब, कोई इमरजेंसी घटना घटती है, 20-30 लोग मरते हैं, इस पॉइंट पे मरते हैं, तो आप खुद सोचिए, पीछे 3 करोड़ जनसंख्या में आप यहाँ से यहाँ तक गाड़ियाँ नहीं ला पाएंगे। स्केप प्लान, बचने का प्लान एक हमेशा होना चाहिए, ताकि वहाँ से गाड़ियों को तुरंत निकाला जाए। जो इमरजेंसी रोड होती है, मैं उसको गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, स्केप प्लान मतलब आप एक बचने का रास्ता ज़रूर निकाल के रखिए कि ऐसी स्थिति गड़बड़ होती है तो इस रास्ते एम्बुलेंस आएंगी, लेकर के निकल जाएंगी। ठीक, ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो कि किसी भी अधिकारी को करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इस महाकुंभ में इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। 22 से 23 मिनट के गैप पे सारी एम्बुलेंस आ चुकी थी, जहाँ जहाँ जिसको जिसको पहुँचना था। ठीक, अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट, सख्त एवं पंजीकरण एवं टिकटिंग। देखिए, जहां गड़बड़ी है वो भी मैंने आपको बताया कि कहां कमी थी, किस जगह एस्टिमेट एंट्री और एग्जिट नहीं करना चाहिए था, साथ में वो कमी थी। लेकिन जो कर पाया भाई, वहां पे भी तो IAS अधिकारी और सारे IPS लोग हैं ना, यही क्राउड को मैनेज करने के लिए, उनको यही ट्रेनिंग ही दी गई है। और आपको भी मैं यही ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी लगे कि भीड़ ज़्यादा है तो उनका पूर्व पंजीकरण करिए और टिकट दीजिए, उनको टोकन दीजिए, उस बेसिस पे बुलाइए, ताकि, और ड्रोन का यूज़ करिए। याद रखिए, भीड़ भाड़ को रोकने के लिए AI और ड्रोन का यूज़ मैंडेटरी है। समय बीत रहा, आप टिपिकल चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, पुरानी चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ें खत्म हो गई। अगला, सुरक्षा एवं स्वयंसेवकों का परीक्षण। अब समझिए, 9 करोड़ की भीड़, पुलिसकर्मी 1,20,000, आर्मी पैरामिलिट्री मिला के 1 लाख,
2 लाख और उधर 9 करोड़ की भीड़, डू यू रियली थिंक कि सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है व्यवस्था को सही करना? नहीं, सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए प्रशासन हमेशा बड़े बड़े गैदरिंग में हेल्प लेता है स्वयं सेवकों से। जैसे एनएसएस के बच्चों को, एनसीसी के बच्चों की हेल्प ली जाती है इस क्राउड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सिर्फ अकेला प्रशासन, 1 लाख लोगों का प्रशासन जिनमें से 50,000 ड्यूटी पे तैनात हैं, वो 5 करोड़ लोगों को या 9 करोड़ लोगों को अकेले नहीं संभाल सकते। इट्स मच बेटर कि यू टेक दी क्या हेल्प ऑफ ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस, और ये सिर्फ स्वयं आप एनजीओ का भी हेल्प ले सकते हैं। और इन सब में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में लिखा है, कुशल यातायात एवं आवाजाही योजना। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि इस एक जगह गवर्नमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। जो प्रशासन है, जो प्रयागराज का प्रशासन इस समय काम कर रहे हैं, इस समय भी जो चल रहा हो, वो थोड़ा सा फेल है। ठीक, जब शहर में एंट्री ही बंद हो जाए तो आपको शहर से थोड़ी दूर पहले ही रिंग रोड बना के गाड़ियों को वहां रोकना शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ शहर की गाड़ियों को ही अंदर प्रवेश दे, किसी भी स्थिति में शहर में बाहरी गाड़ियों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ा कुशल यातायात है। याद रखिए, किसी भी शहर में बड़ी गैदरिंग करनी है तो सबसे पहला काम बाहरी गाड़ियों को रोकिए, ट्रकों को रोकिए। आप जितने ज़्यादा बाहरी गाड़ियों और ट्रकों को रोकेंगे तो शहर का जो रूटीन वर्क है वो चलता रहेगा। वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाम लगेगा, लेकिन क्राउड आप मैनेज कर लेंगे। बट इट डजंट मीन्स कि आप किसी भी बाहरी को एंट्री दे दें, आप नाम चेंज करके आगे पीछे नहीं। बाहरी की एंट्री पूरी तरीके से बंद ही की जानी चाहिए, तभी जाके आप एक बड़े गैदरिंग को, बड़े गैदरिंग जब मैं कहता हूं तो 1 लाख से ऊपर, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 9 से 10 करोड़ लोगों की। तो इससे निष्कर्ष या उपसंहार तो देखिए, सबसे पहले क्या है भगदड़, भगदड़ के कारण क्या थे, उनकी रोकथाम क्या थी, मैंने बताया। और अब लास्ट में कंक्लूजन। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, आप मान के चलिए, संघ लोक सेवा आयोग का और यूपीपीएससी का। और उसके बाद आप ये सुन रहे होंगे तो आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे एग्जाम के बाद, क्योंकि आएगा जरूर। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर, यानी कोशिश करिए कि घटना घटे ही ना, पहले ही प्रिवेंट कर लीजिए। आप उस पर क्योर करना शुरू करें, घटना हो गई फिर हॉस्पिटल ले जाए, इन सबसे बेहतर है अपनी तगड़ी व्यवस्था रखिए कि घटना घटे ही ना। और मान लिया बाई चांस घटना घटती है तो आप उस पर क्विक रिएक्शन दीजिए। आप इस बार इस ग्राफ का भी यूज़ पूरी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब कभी कोई भी गैदरिंग हो तो एक अधिकारी को सबसे पहले अपना चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए। चार्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या अपना एक मोटिव बना लेना चाहिए कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रही है, सबसे पहली चीज़ एक अधिकारी को डिसाइड करना चाहिए कि इवेंट कौन सा है। ऐसा नहीं, यहाँ पे एक गैदरिंग हो रही है रिलीजियस, मैंने बताया 79% स्टैम्पेड होगी रिलीजियस गैदरिंग में, लेकिन सबसे पहले एक अधिकारी को इवेंट डिसाइड करना चाहिए कि भैया कौन सा इवेंट है। क्या वो रिलीजियस इवेंट है, यानी कोई धार्मिक अगर इवेंट हो उस हिसाब से आपको लगाने पड़ेंगे चीज़ें। अगर कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी का फेस्टिवल है तो उस हिसाब से आपको अपनी क्राउड के मैनेजमेंट की सेटिंग रखनी पड़ेगी। अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट या कोई बहुत बड़ा स्टेडियम में प्रोग्राम चल रहा है तो दैट विल बी ए डिफरेंट वन। अगर कोई राजनीतिक प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पे आप अलग तरीके की बैरिकेड्स लगाएंगे। अगर कहीं प्रोडक्ट प्रमोशन चल रहा है तो वहाँ पे आप अलग तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और अलग तरीके से क्राउड को मैनेज करेंगे। यानी एक अधिकारी को सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, कौन सा इवेंट है ये डिसाइड करिए। एक बार आपने इवेंट डिसाइड कर ली तो अगला काम आपको क्या करना है, क्राउड को एक्सपेक्ट करना है कि किस उम्र के ज़्यादा आएंगे। जैसे देखिए, भगदड़ में आमतौर पर याद रखिए मरते हैं बच्चे, बूढ़े और औरतें। क्यों? क्योंकि ये तीनों का सेट थोड़ा सा कमज़ोर, बच्चे कमज़ोर होते हैं, भाग नहीं पाएंगे, औरतें कमज़ोर होंगी, गिर जाएंगी, बुढ़े नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है ना भगदड़ में, इन्हीं लोगों की होती है। और कुछ लोग थोड़े से अपने पैनिक करने के चक्कर में दूसरों का भी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो देखिए, आप एज देखिए, जेंडर देखिए, रीजन देखिए, सबसे ज़रूरी आप देखिए रीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रीज़न को नहीं मिस कर सकते। अगर सही तरीके से रीज़न, कौन से इलाके में आप नहला रहे हैं या किस इलाके में प्रॉब्लम चल रही है, देखिए रीज़न बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, किस रीजन की घटना है। अगर यहाँ रेलवे की स्थिति है तो रेलवे की तो एकदम डिफरेंट स्थिति होती है। वहाँ पे तो भैया 11,033 kV के वोल्टेज के जो है वो चल रहे होते हैं वायर, वहाँ पे आपकी जान माल की ज़्यादा हानि हो जाएगी, वहाँ बचने की स्थिति नहीं है। वेन्यू कैसा होना चाहिए सबसे ज़रूरी, और क्राउड का मोटिव फिर आप डिसाइड करेंगे। यानी सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे, इवेंट कौन सा है ये डिसाइड करिए, उस इवेंट के हिसाब से आप क्राउड कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिसाइड करिए। जब वो हो जाए तो उस क्राउड का मोटिव कैसा है, जैसे बच्चे बहुत नुकसान नहीं करेंगे लेकिन
कहीं पे भी यूथ खड़ा होगा तो वो तगड़ा नुकसान कर सकता है, वो रोकेगा तो आपसे रुकेगा नहीं, तो वहाँ पे आपको अलग तरीके की व्यवस्था करनी होगी। कहीं रिलीजियस है तो वो अलग होगा। गैदरिंग जरूर देखिए कि किस टाइप का उनका मोटिव है, और जब आप उतना कर लें तो उसके हिसाब से फिर आप पहली चीज़ करेंगे कैपेसिटी प्लानिंग, फिर आप करेंगे रिस्क का असेसमेंट, फिर आप इंसिडेंट कोई घट ही जाए तो रिस्पॉन्स आपका कैसा हो, कैपेसिटी आप क्या बिल्ड करेंगे, और सबसे बड़ी ज़रूरत की बात उससे जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने एनजीओ हैं, जितने एनसीसी हैं, जितने नाइबर्स हैं। सिर्फ कोई भी गैदरिंग में सिर्फ पुलिस का काम नहीं है भीड़ को मैनेज करना, वहाँ की आम जनता का भी काम होता है उस भीड़ को मैनेज करना। उस जनता को समझाइए, एनजीओ जो जुड़े हुए हैं उनको समझाइए, जितने बिजनेसमैन हैं उनसे मिलिए। किसी भी घटना को याद रखिए, किसी भी गैदरिंग से पहले ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए कि उस चीज़ से संबंधित जितने भी लोग हैं अदर देन गवर्नमेंट, उनके साथ मीटिंग करिए, उनको अपनी बात बताइए। वेन्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेन्यू का निरीक्षण सही से करिए। और कुछ चीज़ें जैसे इधर देखिए, आगंतुकों को और हितकारी को कौन कौन से लोग आ रहे हैं, स्थान कौन सा है, अस्थायी बनना है कि कौन सा जगह आपको रोकना है, कौन सा पुल खोलना है, कौन सा पुल बंद करना है, ये सब चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। भीड़ को संभालना है तो स्नेक लाइन याद रखिए, ये स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं कि मन से कोई बता देता है। स्नेक लाइन स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने बताया, आपातकालीन निकास मार्गों को जरूर मैप करिए। कुछ करिए ना करिए, क्योंकि घटना को आप लाख बचाएंगे, अगर घटना हो जाती है तो उससे भागेंगे कैसे भाई, निकलेंगे, भागने का मतलब उससे आपातकालीन मार्ग से उनको बचाव कैसे करेंगे भाई। जो बचे लोग हैं उनको भी बचाना है, क्योंकि देखिए भगदड़ होती है तो अगला 2 से 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है, उसमें भगदड़ और बढ़ भी सकती है। अगर आप उसको मैनेज कर ले जाते हैं और चीज़ों को किनारे कर देते हैं तो अगली भीड़ ऑर्डर में आएगी, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। ठीक, अगला मीडिया की भूमिका बहुत ज़रूरी है। मीडिया को ऐसी घटनाओं पे पैनिक तुरंत नहीं करना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। आप विश्वास करिए, मीडिया ने इतना पैनिक किया उस दिन जिस दिन 29 जनवरी था, जितने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, अगर पैनिक ना हो तो स्थिति इतनी गंभीर ना हो। पुलिस की भूमिका हमेशा होनी चाहिए कि लोगों से प्यार से बात करें, हमेशा पुलिस की यही भूमिका होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, यातायात की गतिविधियों को पूरी तरीके से नियंत्रित रखें। कहाँ से आना है, कौन सा एग्जिट होगा, अगर कोई भी आ रहा है तो एक एंट्री एक एग्जिट हमेशा रहना चाहिए किसी भी स्थिति में। क्षमता, भीड़ से होने वाली दुर्घटनाओं के निर्माण के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट एड या फिर हॉस्पिटल ज़रूरी है। देखिए इधर चिकित्सा और आपातकालीन सेवा ज़रूर स्थापित करिए, टोल फ्री नंबर बनाइए। ये ऐसा नहीं कि कोई मजाक चल रहा है, इधर देखिए टोल फ्री नंबर आप बनाइए, टोल फ्री नंबर दीजिए और उससे लोगों को कहिए कि कोई भी प्रकार की चीज़ होती है तो आप तत्काल संपर्क करें। अग्नि के लिए अग्निशमन यंत्रों का सबसे ज़रूरी चीज़, देखिए ये भी अच्छी बात यह है कि इस बार कोई बड़ी घटना नहीं घटी, अदरवाइज ये भी चीज़ों को ज़रूर याद रखना है। देखिए मिनी यूएई का यूज़ करना है। जैसे बड़ी घटना है तब तो आप ट्रक लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर बहुत छोटी घटना है तो उस पर ट्रक से नहीं, वो तो आप एक ड्रोन से भी आग बुझा सकते हैं ना, तो उन सब का यूज़ आपको करना है, याद रखिएगा। लाउड स्पीकर का यूज़ करिए, भीड़ को सही तरीके से मैनेज करिए, वो अपने पंक्तियों में चले। कुछ इस तरीके से आप एक भगदड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। जीएस पेपर 3 मेंस का ये पेट टॉपिक है और निश्चित है कि आपके आगामी एग्जाम में आएगा।